मैम। नो मैम। ये नो मैम। मुझे स्टूल छोड़ के उस चेयर पे जाना चाहिए, वो चेयर बहुत अच्छी लग रही है। ये वाला। नो यस मैम। मैम। ये तो बहुत ही सैड है। ये अच्छा है। मैम बिना बैकग्राउंड के ठीक था। मैं तो यही लूंगी। भाग यहाँ से। मैं तो बीच में उड़ोगे, पंछी जा रहे हैं। हम उड़ गए। हाँ यार, उड़ गए। बाय। चलो आइए। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैम। जी कलर मैम। बताओ, कलर बताओ। ब्लू। मैम ये हाँ येलो। ब्लू सुना मुझे। 1 2 3 कौन सा वाला ब्लू? मैं थर्ड। एम 3। थर्ड। चलो जी। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट है। जेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ। जेस्टेशन पीरियड कब की ड्यूरेशन होती है? जब, हाथ खड़े करने बेटा है। हाँ सेजल। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। सॉरी, हाँ, जब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन, और जब बेबी का पार्चुरेशन दैट इज डिलीवरी। तो उसके बीच का जो समय होता है उसे हम जेस्टेशन कहते हैं, है ना? तो आंसर वुड बी सी, करेक्ट। मूविंग ऑन। Which one of the following cannot be explained on the main basis of मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो कौन सा फीचर है जो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है? ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज क्या करनी है? मार खाओ। मंडल। हाँ, किसको अंडरलाइन करना है बेटा? दीपक। नॉट को। हाँ, कैनॉट को अंडरलाइन कर, सुन कांटा लगा ले, क्योंकि रॉन्ग ढूंढ रहा है ना तुझसे, तुझे सान लगेगा। तो गलत चीज ढूंढनी है तुम्हें। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं कहता। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ये बात कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? यस मैम। बिल्कुल कहता है। कहता है एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। ये तो वही इसी ने सिखाया हमें। एली डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। बेटा क्या ब्लेंडिंग की बात करी थी मेंडल ने? यस मैम। नहीं, कब करी इसने ब्लेंडिंग की फीचर? कब करी? करी थी बेटा ब्लेंडिंग की फीचर। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। सेग्रीगेशन में। ब्लेंडिंग की बात नहीं करी थी ना उसने? ये मैम। ब्लेंडिंग का जो फीचर था ना, वो आता था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उनको कब पता चला? उनको ये वाली बात कब पता चली? उनको ये वाली बात पता ही नहीं चली। उनके बाद हम लोगों ने डिस्कवर किया था कि कैरेक्टर ब्लेंड हो जाते हैं। तो ये कब कहा उन्होंने? लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। हाँ, पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था? नो मैम। नहीं ना। तो दिस वुड बी द रॉन्ग वन, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में डोमिनेंट रिसेसिव की बात होती है, राइट? ये तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन की, राइट? नाउ फैक्टर अकरिंग पेयर, ये वाली बात बोली थी। ये मैम। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर कॉल्ड फैक्टर। ये मैम। कैरेक्टर मतलब जैसे मेरे बालों का कलर, उसको कंट्रोल करती है डिस्क्रीट यूनिट, मतलब कि एलील की बात कर रहा है वो। और एलील को वो बुलाता था फैक्टर। उसको तो पता नहीं था ना। तो आंसर, तो हमें ढूंढना इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट है हमारे पास बी। तो आंसर वुड बी बी। नाउ मूविंग ऑन। ये जो फीचर है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे लिखे हैं? बताओ बताओ बताओ। पीवाईक्यू लगाने का मतलब ही यही है कि तुम्हें एनसीईआरटी पता होनी चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जल्दी बताओ, कहाँ लिखे हैं ये फीचर्स? लिखे हैं? तुम बोलोगे मैं पेज खोल दूं। 59। 59 बच्चे कह रहे हैं 59। मेरा 59 नहीं है, तुम्हारी बुक अलग है। मेरे हैं 75। तो यहाँ पे हाँ 3 फीचर है ना, उस पे डब्बा बना लो, ऊपर क्वेश्चन है ना उससे, उसके ऊपर ऐसे स्टार बना लो। क्लियर? ये मैम। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। अब टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है? 2 तो सेल थे। एक थे टेस्टिस के पास सर्टोली सेल, और एक थे उसके पास लेडिक सेल, है ना? कौन सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन? लेडिक सेल। लेटिंग सेल। हाँ, तो ये तो ठीक है, लेडिक सेल। अब सर्टोली सेल क्या सिक्रेट करते हैं? हाँ नहीं, हाँ इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हाँ, ये सिक्रेट करते हैं इनहिबिन, जो इसी की सिक्रीशन को रोकता है, और एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करते क्या है? नहीं बता। देखो, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो गया, लेडिक सेल ने कर दिया। ये सारा टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल से लड़कों की बॉडी में ट्रांसमिट होता है।
तो लड़कों के सिर से लेकर पैर तक ये पूरा हार्मोन चला गया, इसमें उनकी बियर्ड आएगी, आवाज चेंज होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। अगर सारा टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बाहर निकल के बॉडी में चला गया तो टेस्टिस के पास तो बचेगा नहीं, तो स्पर्म की मैच्योरेशन कैसी होगी। तो सर्टोली सेल एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या करता है, कुछ टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस के अंदर रोक के रखता है। तो दे आर लाइक दे होल्ड टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस, ताकि कुछ टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में रह जाए और स्पर्म की मैच्योरेशन हो पाए। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब ही ये है। एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, सेक्स हार्मोन, दैट इज मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर जाता है ये प्रोटीन, ताकि उसको टेस्टिस से बाहर ना जाने दे। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। क्लियर? Yeah, ma'am. मूविंग ऑन। अरे कहाँ गया, एक तो ना मेजर टेस्ट डिस्कशन करने में जीवन निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स तो आपको पता है क्या होते हैं। एक आते हैं कफर सेल्स, कहाँ मिलते हैं ये, दे आर फाउंड इन लिवर। मैक्रोफेजेस है ये लिवर में, लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। और मास्ट सेल आपको क्या मिलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होता है ना जब, तब मिलते हैं आपको मास्ट सेल्स। हिस्टामिन रिलीज करते हैं ये। ओके, तो मूविंग ऑन। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ना, तो कोडोमिनेंस के रिस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। सो अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, हाँ तान्या बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं। एलील टाइटली लिंक ऑन द सेम क्रोमोसोम। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जो दो एलील है वो एक ही क्रोमोसोम पे, ऐसा होता है? नहीं, कोडोमिनेंस का मतलब है एक क्रोमोसोम मम्मी से आया, एक क्रोमोसोम पापा से आया। यहाँ पर दोनों की एलील पड़ा है, लेट्स से स्किन कलर के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए मम्मी से ए आया था, पापा से आई बी आया था, दोनों डोमिनेंट है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो अलग क्रोमोसोम पे पड़े हुए हैं अलग जीन जो अपने आप को खुद से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है कोडोमिनेंस। तो लिंकेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, एक ही क्रोमोसोम पे तो वो है ही नहीं, तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, कोडोमिनेंट में डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव नहीं होते। वन एलील डोमिनेंट ऑफ द अदर, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये भी नहीं होता। तो कोडोमिनेंस क्या होता है, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस। तो आपको कैसे पता चला, ये आंसर है कि जो कोडोमिनेंस होता है उसमें जो दोनों एलील होते हैं, जैसे आई ए है या बी है, ये अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब आई ए जो जीन है वो खुद को खुद एक्सप्रेस कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं साथ में बी है या कौन है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन है, देखो एक जीन मम्मी के पास ए है और पापा के पास बी है, तो अलग अलग एलील है ना, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड से मुझे पता चला दैट दिस इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंस। समझ आया? Yeah, ma'am. नाउ मैच द कॉलम। बता भाई दीपक, ए के साथ किसका लिखूं, पिल्स के साथ क्या लिखूं? मैम 3। 3, गुड। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर देते? गौरव, बी के साथ क्या लिखूं बेटा? अभिषेक बता, बी के साथ, अभिषेक बी के साथ तुम बता सकते, इजी है एक्चुअली। भूमि बी के साथ, सेजल बी के साथ 1। बी के साथ 1। एक्चुअली हमारा 2 में ही हो जाता है, चेक कर लेते, एक के साथ 3, एक के साथ 3, या नहीं है या नहीं है। बी के साथ 1, बी के साथ आंसर वुड बी ए। मैच द फॉलोइंग मुझे इसलिए पसंद है, जल्दी हो जाते, आंसर इज ए। अ फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन, तुमको करेक्ट ढूंढना है। तो असर्शन रीजन कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट रीड। दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग रीड करेंगे। और सेकंड स्टेप क्या होता है, हम असर्शन के आगे बिकॉज लिख लेते हैं या हिंदी में लिख लेते हैं क्योंकि, ये लिखते हैं ना, और फिर देखते हैं सेंस बनता है या नहीं, यही करते हैं हम, देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सही बात है, ये सही बात है, 3 करता है ना डीएनए रेप्लिकेशन। Yes, ma'am. ठीक है। सेकंड, डीएनए सिंथेसिस कैन नॉट प्रोसीड इन बोथ स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा है, होती है ना, तो ये तो गलत हो गया। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर वुड बी C. जब भी ना रीजन गलत हो जाए मुझे बहुत खुशी होती है, वो क्वेश्चन इजीली होता है। जब असर्शन रीजन दोनों सेम सही होते हैं ना, तब दिक्कत होती है क्वेश्चन में। देखो इस वाले क्वेश्चन से आपको नोट अपडेट करना है, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन नीट पूछ सकता है। ठीक है, तो कौन सा कलर लूं,
Brown. ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए कंडीशन, वो कह रहा है ऐसी कंडीशन जहां पे मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज हाईली रिड्यूस, तो स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी मोटिलिटी बहुत रिड्यूस है, वो कौन सी कंडीशन होती है? तो देखो जब एक जू स्पर्मिया का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म इन द केस ऑफ एनिमल, जू मतलब एनिमल, तो एनिमल स्पर्म में जब एक टर्म के आगे कैपिटल ए लग जाए का मतलब होता है एब्सेंट, तो जब सीमन के अंदर स्पर्म एब्सेंट हो उस कंडीशन को हम कहते हैं एजूस्पर्मिया, समझ आई? Yeah, ma'am. नो स्पर्म इन सीमन। चलो इसका नोट्स में भेज दूंगी, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछ रहा मुझसे क्वेश्चन में, वो तो मोटिलिटी पूछ रहा, तो ये नहीं हो सकता। पोले का मतलब होता है मैनी, स्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म, तो सीमन के अंदर बहुत सारे स्पर्म है, इतने स्पर्म चाहिए नहीं थे लेकिन उससे ज्यादा स्पर्म है, तो बहुत ज्यादा स्पर्म हो जाता तो पॉलीस्पर्मिया, ये भी नहीं पूछ रहा वो मुझसे। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है, ओलिगो का मतलब होता है लेस, तो जितने स्पर्म चाहिए उससे कम स्पर्म है, दैट इज ओलिगोस्पर्मिया, ये भी नहीं पूछ रहा। वो पूछ क्या रहा है? ऐसी कंडीशन जहां पे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, तो दैट वर्ड इज एथिनोस्पर्मिया। समझ आया? Yeah, ma'am. ये आपको नहीं पता था, ये स्टेटमेंट्स आपको लिख के रखनी है, इट विल हेल्प यू आउट। मैंने आपको नोट्स भेजे थे एक्स्ट्रा, आप लोगों ने वो लिख लिए? Yeah, ma'am. बेटा अगर किसी ने नहीं लिखे है ना, वो लिख लेना, वो प्रीवियस 36 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के जो टॉपिक हमने नहीं कहीं डिस्कस किए मैंने वो बनाए हैं, उसको लिख लेना, वो तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं, समझ आई? लिख के रखना। अब फटाफट मुझे पेज खोलो एनसीईआरटी को, मेरे को जल्दी जल्दी से बताओ कि एनसीईआरटी में ये जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट है कौन से पेज पर है? एनसीईआरटी से तो रिलेट करके पढ़ना है, कौन 23. Ma'am, 80 23. 83 पेज नंबर 23. Ma'am, 23. 7. डिसाइड कर लो यार। मैम Ma'am, 23 है. मैं 7 पे है। मेरी 23 पे है, इसकी 7 पे है, चल तो 7 पे देख ले, 23 या 7। अब इसके अंदर पिक्चर देखोगे ना तो तुमको वही पूछ रहा है, लेबल करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। सो देखो सबसे इजी है ये खाली इसका, इसे हम क्या बुलाते हैं? Vacuoles. वैक्यूल। तो ए तो है हमारे पास वैक्यूल, बेटा वैक्यूल के आसपास जो लेयर होती है उस लेयर का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। सिलेक्टिवली परमेएबल होती है ये, ठीक है, ये सेल वाले चैप्टर का पार्ट है, लिख लो। इसकी स्पेशल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। नाउ सेकंड इज ये जो छोटू सेल होता है, छोटू सेल को क्या बुलाते हैं हम? छोटू सेल को क्या बुलाते हैं पोलन ग्रेन में? Generative cell. जनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। और जो बड़ा वाला सेल होता है जो पोलन ट्यूब बनाता है दैट इज Vegetative सेल। वेजिटेटिव सेल। अब यहाँ पे जो स्पिंडल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे थे? मैंने कहा था इस डायग्राम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिंडल आर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल? Asymmetrical. asymmetrical. हाँ एसिमेट्रिकल, उसको अंडरलाइन कर ले वहां पे, ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, देखो हमारे पास ए है वैक्यूल, वैक्यूल तो ये तो नहीं हो सकते दोनों, ठीक है। सेकंड है सिमेट्रिकल और ये है एसिमेट्रिकल, आंसर वुड बी D. D. है ना, तो इसी से ये सॉल्व होना था। नहीं डायग्राम बेस्ड है तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता था तो डायग्राम ध्यान से नहीं पढ़ा फिर हमारी गलती है। तो आउट ऑफ सिलेबस है मैं मानती हूँ वो तुम्हें नहीं हुआ, लेकिन जो इनसाइड सिलेबस है अगर वो नहीं किया वो भी एनसीईआरटी का फिर तो गलत है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं। The duct which carries sperm from testes to capute epididymis, अब जिसने हेल्प बुक से पढ़ा है उसको कप्यूट पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। तो मेरे को बताओ कि अगर ये टेस्टिस होती है, टेस्टिस से हम पैसेज बनाते थे, स्पर्म जाते हैं और फिर जाकर पीनस के सेंटर में एजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाते हैं, है ना, हमने ऐसे ही बनाया। तो ये जो पैसेज है स्पर्म का, मुझे इसका ऑर्डर बता दो। सबसे पहले वो स्टार्ट हुए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, फिर कहाँ गए? रेटी टेस्टिस, फिर कहाँ गए? वासा इफ्रेंशिया, फिर कहाँ गए? Epidermis. फिर कहाँ गए? Vasa. डिफरेंशिया। हमने इफ्रेंशिया और डिफरेंशिया को कैसे याद किया था कि रेटी टेस्टिस तक सब कुछ टेस्टिस के अंदर होता है, टेस्टिस से जब बाहर निकल जाती है डक्ट उसको हम बोलते हैं एग्जिट। तो वासा इफ्रेंशिया हमने एग्जिट से याद किया था, याद है तुम्हें? Yeah, ma'am. है ना। वासा इफ्रेंशिया खुलती है एपिडिडमिस में, तो एपिडिडमिस के बॉडी के पार्ट है जिसपे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं एपिडिडमिस में वो कहाँ खुलता है, तो एपिडिडमिस का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं कैप्यूट, इसकी जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कोरोना, नहीं कॉर्पस, सॉरी कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम से याद है मुझे, कॉर्पस। और जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉडा। कॉडा बेटा कहाँ पे जाके खुलेगा?
पोडा विल ओपन इनटू Ejaculated duct. वास डिफरेंस। एपिडिडिमस खुल रहा है ना वास डिफरेंस में, तो एपिडिडिमस के ही 3 पार्ट है ये, समझ आई? Yeah, ma'am. तो वो तुमसे पूछ रहा है कॉप्यूट में कौन आके खुल रहा है, तो कौन खुल रहा है कॉप्यूट में आके? एपिडिडिमस के कॉप्यूट में आके कौन खुल रहा है? Vas efferentia. Vas efferentia. आंसर वुड बी A. या, समझ आया? मैम मैसेज बॉक्स में आया सूर्यांश की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है। कहाँ पर आया मैसेज? मैसेज में आया। मैम सूर्यांश की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। सूर्यांश रिट्राई। को बोलना एक बार रिट्राई करे निशांत सर। सूर्यांश ना बस एक मिनट रुक जाते हैं। भूमिका तुम्हारा भी लेफ्ट हो गया था बेटा? यस मैम। अपने आप लेफ्ट हो गया था कि नेट का प्रॉब्लम है वहां पे? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, so I cannot see निशांत। I have joined message him, let's see। ठीक है, अगर आए मैसेज तो बताना, ओके? ये मैम। चलो, ये डन है आपका? ये मैम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, मेरे को बताओ, आप लोगों ने मेरे साथ तो पढ़ा नहीं है ये, तो आप लोगों ने टॉपिक पढ़े सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन इफेक्ट? आप लोगों ने पढ़ा है हिमांशु सर के साथ बेटा? पढ़ा है नहीं पढ़ा कुछ तो बता दो, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बताओ तो सही। No, ma'am. नहीं, नो मैम। ठीक है। ये टॉपिक तो डिटेल में है, क्वेश्चन डिस्कशन में मैं इतनी डिटेल में तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये फिर पूरा जीन इंटरेक्शन आती है। मैं तुमको ये बता देती हूँ कि इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन या तो आपको आ सकते हैं डेफिनेशन पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो एनसीईआरटी में है, तो इसमें से क्रॉस आ सकता है। सूर्यांश ज्वाइन हो गई? सूर्यांश आवाज आ रही है? यस मैम। ज्वाइन हुई नहीं थी या फिर बीच में ड्रॉप हो गया था? मैम हो ही नहीं रही थी। हो ही नहीं रही थी, मेरे को कोई नोटिफिकेशन आया भी नहीं। ओके बेटा, क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं हम, थोड़े से हो गए हैं। अगली क्लास है तेरी कोई? नो मैम। तो काम कर ले, अभी एग्जिट कर ले, अगली क्लास में आ जाइए क्योंकि स्टार्टिंग से वहाँ डिस्कस होगा ना, तो वहाँ क्वेश्चन कवर कर लियो, या फिर ये ज्वाइन कर ले, अगली क्लास 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लियो, ठीक है? जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, तो देखो ये जो क्रॉस है ना, ये सारे टर्म्स, इनके पे क्वेश्चन कैसे आते? इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे तो तुम्हें क्रॉस आ सकता है, बाकियों पे तुमको आएगी डेफिनेशन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर उसका वो रेशियो पूछते हैं, क्लास दिस। ठीक है, तो यू शुड नो द रेशियो। अब मैं इसके पूरी डिटेल में नहीं तो नहीं जा पाऊंगी इतने से जगह में, नहीं तो हम यही कर पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ये करा देती हूँ कि इनका रेशियो क्या है। ठीक है, तो इसको लिख के रख लेना, विल डिस्कस दिस और हम इसको साथ में कंप्लीट कर लेंगे। ओके क्लियर? ये आ जाओ फिर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो तो तुम्हें पता होगा, दैट वुड बी 1:2:1। हाँ, तो मेरा पी का होगा सेकेंड। अब Second. सप्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या होता है? सप्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है कि जैसे कोई लीडर है,
अच्छा चलो, जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर है, फिजिक्स के टीचर है, तो तुम क्लास में उनके साथ खड़े हो, लेट्स से फिजिक्स के टीचर के साथ खड़ा है नेहा, ठीक है नेहा, तो फिजिक्स के टीचर क्लास को फिजिक्स पढ़ा लेंगे, अकेले खड़े हैं तब भी, अगर तुम उनके साथ खड़ी हो तब भी वो फिजिक्स पढ़ा लेंगे और तुम उनको थोड़ी मदद भी कर दोगी, ठीक है। तो वो खुद को अकेले भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम फिजिक्स की क्लास में खड़ी हो तो क्या तुम अकेले फिजिक्स पढ़ा लोगे क्लास को? नो मैम। नहीं ना। लेकिन जब सर होंगे तब उनकी मदद से तुम पढ़ा सकती हो ना, ये मैम। राइट। तो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन ये होता है कि एक तो जीन है जो अकेले भी एक्सप्रेस कर रही है, अपने पार्टनर के साथ भी एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन जो दूसरी जीन है ना वो अपने पार्टनर की एब्सेंस में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी, उसको एक पार्टनर चाहिए तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगी। सो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। समझ आई? ये मैम। तो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो होता है 9:3:4। ओके। अब आता है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का मतलब है कि एक जीन है, मतलब दो जीन्स है जो एक जैसे इफेक्ट दे रही है, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट का मतलब वही होता है ना, जुड़वा, तो दोनों जुड़वा एक जैसे तो दिखते हैं, तो डुप्लीकेट जीन का मतलब ये होता है कि जीन दो अलग अलग है लेकिन इफेक्ट एक ही कॉज कर रही है मेरी बॉडी में। तो दो जीन अलग अलग है लेकिन मुझे देख कलर ही रही है मेरी स्किन को, सो दैट इज अ डुप्लीकेट जीन। तो डुप्लीकेट जीन का रेशियो होता है, दैट इज आवर ना, तो डुप्लीकेट जीन का रेशियो होता है 9:6:1। ओके। ये मैम। सॉरी 15:1 स्किन कलर का एग्जांपल है ये, ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल है डुप्लीकेट जीन का। सॉरी नहीं 15:1 है, ठीक है। ये एडिटिव जीन इफेक्ट। एडिटिव जीन इफेक्ट क्या होता है कि मैं एक जीन हूँ, मैं तुम्हें बायो पढ़ा रही हूँ, एक और बायो की टीचर आ गए, वो तुमको बायो पढ़ा रहे हैं, हम 2-3 बायो के टीचर साथ आ गए, अब हम तुम्हें बायो पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पढ़ाने की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें बायो पढ़ा रही हूँ, सेम सब्जेक्ट, जो मैं भूल गई वो पढ़ा देंगे, जो वो भूल गए वो ये पढ़ा देंगे, तो तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे लेक्चर डिलीवर हो गए ना। तो हम तीनों का मिलके जो भी बायो पढ़ाने का इफेक्ट है वो बढ़ गया, है ना। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव जीन इफेक्ट। जब दो जीन एक फीचर, आपको एक ही फीचर दे रही है, आपको एक ही कैरेक्टर दे रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बढ़ा देती है। जैसे स्किन कलर होता है, देखो अगर तुम्हारे पास जीन है AA, BB एंड CC, तो ये तुम्हारे पास कैसा होगा, माइल्डली फेयर स्किन कलर होगा, एशियन टाइप का। लेकिन अगर मैं सबको डोमिनेंट कर लूं AA, BB, CC, तो तुम्हारे पास 3 जीन है, तीनों क्या करते हैं, मेलेनिन की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। अगर तीनों डोमिनेंट हो गए ना तो तुम्हें मिलके तुम्हारी बॉडी में इतना मेलेनिन सिक्रीट करेंगे, तुम बिल्कुल जेड ब्लैक होंगे। तो जिनका बिल्कुल जेड ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एडिटिव जीन इफेक्ट, कि ए का जो इफेक्ट है मेलेनिन की सिंथेसिस ज्यादा करो, बी का इफेक्ट भी मेलेनिन की सिंथेसिस ज्यादा करो, सी का इफेक्ट भी मेलेनिन की सिंथेसिस ज्यादा करो, तीनों का इफेक्ट एक साथ हो गया तो स्किन कलर बहुत डार्क हो गया। तो एडिटिव जीन इफेक्ट होता है, इसका रेशियो होता है 9:6:1। तो थर्ड का हमारा होगा S का 9:6:1। समझ आया? ये मैम। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं आंसर क्या बनेगा इसका। 1:2:1, तो P का हुआ सेकंड। एडिटिव जीन इफेक्ट S का है हमारे पास T, आंसर वुड बी D। क्लियर? ये मैम। बेटा इन टर्म्स की डेफिनेशन लिख के रखने ना, और रेशियो मैंने तुमको लिखवा दिए, जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसी के आगे ऐड कर लेंगे, तो उसके नीचे 3-3 लाइन छोड़ देना। ओके ये मैम। चलो आ गई है डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होता है। हाँ वेरी गुड, तो सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव तो है ही नहीं। और सेमी कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस है या सेमी डिसकॉन्टिन्यूस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूस, हमने सेमी डिसकॉन्टिन्यूस वर्ड ही नहीं पढ़ा, ठीक है। कैसे? सेमी कंजर्वेटिव है, एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड बनता है। और हम डिसकॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पेरेंट स्ट्रैंड था तो पेरेंट स्ट्रैंड में एक जगह पे आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनता हुआ दिख रहा था और एक जगह पे आपको डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा था। तो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड पूरा ही डिसकॉन्टिन्यूस था ना, इसलिए सेमी नहीं था वो, तो आंसर वुड बी बी। ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए किसने डिस्कवर किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था? एक्सपेरिमेंट कौन सा था? खोलो एनसीईआरटी खोलो, देख के बताओ, पेज नंबर बताओ। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए प्रूफ किसने किया था, पेज नंबर। एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट।
लास्ट टू लास्ट टेस्ट में आपके आया भी है। मैम 10 Michelson and Stall में मेजल्टन एंड स्टॉल और एक्सपेरिमेंट कौन से पेज पे लिखा है? 105 105। यस मैम। मेजल्टन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में जो सॉल्यूशन था उसमें क्या डाला था? CSCl। सीजियम क्लोराइड, है ना? आपका ये पिछले से पिछले संडे टेस्ट में ही आया हुआ है। पिछले से ma'am. पिछले संडे टेस्ट में सीजियम क्लोराइड पे क्वेश्चन था, हमने साथ में करा है। अगर तुम रिवाइज नहीं किया ना तभी भूल रहे हो। तो इसको इस एक्सपेरिमेंट पे स्टार लगा लो, ये लेबल करने के लिए आ जाता है। ओके, यस मैम। नाउ सिंक्रोनी मतलब एक साथ। सिंक्रोनी का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। मैं भी गाना गा रही हूँ, तुम मेरे साथ गाने लग गए गाना, तो हम एक ही सिंक्रोनी में गा रहे हैं, ठीक है? सिंक्रोनी बिटवीन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सेस की मेल और फीमेल सेक्सेस साथ में मैच्योर हो रहे हैं और रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गेमीट, गेमीट भी लार्ज नंबर रिलीज हो रहे हैं। इनमें सिंक्रोनी आपको किस में देखने को मिलती है? तो ये तो अपना हो गया प्लांट वाले चैप्टर से, वो आपने करा नहीं हुआ अभी मेरे साथ, तो मोस्ट ऑफ द एल्गा इज द आंसर। अभी के लिए इसे कर लो, जब हम वो करेंगे तो आप इसकी डिटेल में जाओगे, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आउट ऑफ था, ये मैं मानती हूँ आपको शायद नहीं आता होगा, ठीक है? यस मैम। चलो कोई ना, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है ना। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। बच्चा नहीं है तो प्लीज थम्स अप करो। किसी को डाउट है तो बताओ। वंश, भूमि, हरीश, वंश, श्रीजल, अनुपमा। ठीक है ना, ओके। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तुमको याद है जब प्रोक्रिएट कर रहे थे, जब यूक्रिएट कर रहे थे? मैं इसलिए बोलती हूँ तुमको याद है, मैं ये नहीं कह रही कि तुमको इंसल्ट करने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं है, भूलती मैं भी हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है? लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ याद है, अगर तुमको कुछ याद आता है ऐसे बोलने से सच में लेक्चर, दैट मीन्स तुमने अटेंशन पे करी थी, गुड। और अगर नहीं याद आता तो तुमको रिवीजन की जरूरत है ना? इसलिए मैं बोलती हूँ तो याद करने की कोशिश क्या करो जब मैं बोलूँ कि तुमको याद है। पहले मैं कलर बताओ कोई बढ़िया सा। रेड। 1 2 1, अच्छा ये रेड, तो ऑरेंज। एक है डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 स्ट्रैंड। मैं दोनों स्ट्रैंड को दूर दूर कर रही हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगी? ओपन कर रही हूँ मैं, ओपन डीएनए, समझ आई? मैंने खोल दिया उसको। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, कि हेलिकली वाइंड है। क्या बोला मैंने वर्ड? हेलिकली वाइंड है ना, घुमा हुआ एक दूसरे के साथ। मैं इसके हेलिकल वाइंडिंग को लूज कर रही हूँ, हेलिकल वाइंडिंग को मैं थोड़ा लूज कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं इसको बोलूंगी अनवाइंड। समझ आया? यस मैम। 2 वर्ड है, अलग है, इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रोक्रियोट के केस में हम कौन सा तो मुझे बताओ, जब मेरे को डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को ऐसे खोलना था तो मैं किसको बुलाती थी? हेलिकेज। हेलिकेज। तो हेलिकेज विल बी ओपनिंग ऑफ डीएनए, दैट इज सेकंड। और जब टेंशन बढ़ जाती थी डीएनए स्ट्रैंड में ऐसे ऐसे, तो हम क्या करते थे? एक स्ट्रैंड को काट के दूसरा उसके बीच में से निकाल लेते थे। तो ये जो अनवाइंडिंग करवाते थे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था यूक्रियोट के केस में? गायरेज। टोकोआइसोमेरेज। और प्रोक्रियोट के केस में हम वर्ड यूज कर रहे थे गायरेज, 2 वर्ड यूज कर रहे थे हमने, है ना? यस मैम। है ना? तो गायरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, दैट वुड बी बी का हो गया हमारा थर्ड। इस पर देख लेते हैं, ए का 2, ए का 2, ए का 2, ये दोनों तो है नहीं। बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड है नहीं, आंसर वुड बी ए। इतने में ही हो गया, है ना? आई होप सही है आपको। आइए अब मुझे फटाफट डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाओ, कहाँ पर है एनसीईआरटी में, पेज नंबर बताओ। स्पर्म का 48। 48 खोल लेते हैं हम भी। ठीक है, 48 डायग्राम देख के बता बेटा, न्यूक्लियस कहाँ पड़ा है? हेड। हेड के अंदर हेड के ऊपर क्या पड़ा है? एक्रोसोम और हेड के नीचे क्या पड़ा है? मिडल बॉडी पार्ट मिडल पीस है वो, उसके नीचे क्या है? टेल। मिडल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है, उस अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं? नेबरकन अरेंजमेंट नेबर का अरेंजमेंट, वेरी गुड। किसने बताई? गुड तान्या।
ठीक है, नीबर का अरेंजमेंट। और ये पूरा का स्पर्म किस लेयर से कोटेड है? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेबलिंग जरूरी है, समझ आ गई ना ये बात? ये जी दूसरा सर। क्वेश्चन है जो डायग्राम बेस्ड है। ये अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी गलती है, प्योर तुम्हारी गलती है, तुमने डायग्राम नहीं किया है। एक्रोजोम और हेड में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस नीचे होता है, एक्रोजोम में सिर्फ एंजाइम होते हैं। नाउ ये वाला है रिप्रोडक्टिव अपना हेल्थ से, तो ये मुझे बताए हरीश, तुम बताओ भूमि हरीश कि कॉन्डम किस में मदद करते हैं? सेकंड के साथ क्या लिखूं? सी, वेरी गुड। और भूमि ट्यूबेक्टोमी किसके साथ लिखूं? नहीं बताएगी वंश? अच्छा, मैम ए ए लिखा है। लिखा है जी। हाँ हाँ, ये लिखा है उसने, ग्रेट। तो सेकंड का सी, मिल गया मुझे। तो सेकंड का सी, सेकंड का सी, इसमें तो है नहीं, तो ये दोनों तो हो गए नहीं। फोर्थ का ए, फोर्थ का आंसर वुड बी हो गया, दो से हो जाता है। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है अब हमें, ठीक है? तो कौन सा कलर लूं पहले तो ये बताओ। ग्रीन। हाँ, ग्रीन से बोर हो गई, पर्पल ले रही हूँ। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। देखो जूस्पोर्स हमने किस में पढ़े थे बेटा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमिडोमोनास। क्या होता है, बैक्टीरिया फंगस? फंगस। फंगस। स्पॉन्जेस में तो पढ़े नहीं, ये गलत, करेक्ट ढूंढना है हमें। जम्यूल अपने अप्पा ने किस में पढ़े थे? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस, ये भी स्पॉन्ज। गलत। कॉनिडिया अप्पा ने किसमें पढ़ा था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। पेनिसिलियम क्या होता है, बैक्टीरिया फंगस? सोच। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, श्योर। पेनिसिलिन किससे निकाली थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे निकाली थी? फंगस। फंगस से निकाली थी ना। एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट थी, बैक्टीरिया ने खुद थोड़ी बनाई थी। पेनिसिलियम इज अ फंगस, समझ आई? तो बहुत कंफ्यूजन है फंगोजोस में। बर्ड इन हाइड्रा इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन गलत आराम से होते हैं, अगर तुम्हें ना समझ आए तो छोड़ देना, दिल पे मत लेना, ठीक है? पेपर में छोड़ाना भाई, लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है इफ सॉइल अराउंड द स्टेम ऑफ पोटैटो, पोटैटो का स्टेम है, अभी तो स्टेम ही ग्रो कर रहा है, और प्लांट इज कॉन्स्टेंटली डूब, जो स्टेम के आसपास जो सॉइल है तुम उसको बार बार निकाल रहे हो, जब वो वेरी यंग स्टेज में, अभी वो डेवलप ही कर रहा है, तो तुम बार बार उसकी मिट्टी हटाई जा रहे हो, सिर्फ रूट्स रहेगी उस बेचारे की, कि तुमने सिर्फ रूट छोड़ी है और कुछ नहीं छोड़ा है। तो बताओ कि पोटैटो ट्यूबर इस प्लांट का क्या होगा, क्या वो ग्रो कर पाएगा? बेटा अगर सॉइल नहीं होगी ना तो उसको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो वो कैसे ग्रो करेगा ना? तो आंसर वुड बी बी। नॉट बी फॉर्म्ड। समझ आया? ये मैम। थोड़ा सिंपल था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई नीड हेल्प। हम बना रहे थे, हमने ये बाय हार्ट याद किया था। एक होता है ओव्यूल, एक होता है हमारा, उसके आसपास होती है हमारी ओवरी। तो बड़े होके ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड। और ओवरी फ्रूट। तो बेटा जो ओव्यूल है उसके आसपास की जो लेयर होती है उसको हम बुलाते हैं इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट क्या बनाएंगे? सीड कोड। सीड कोड। सीड कोड बनाएंगे, राइट? तुमको ये पता होना चाहिए ओव्यूल का बनाता, तो तुम आंसर निकाल लेते, करेक्ट ये ना? मैम। मूविंग ऑन। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन इशेरिशिया कोलाई। इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया फंगस? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। कौन से ग्रुप में आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? मोनेरा। मोनिएरा के अंदर। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है, इट्स अ यूकैरियोटिक सेल, सॉरी इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, ट्रू बैक्टीरिया ये। तो सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा जिसको बैक्टीरिया के अंदर मिलता है सेल वॉल में, स्पेशल चीज? किंगडम क्लासिफिकेशन खराब है तुम्हारा, समझ। ये तो पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो जेनेटिक मटेरियल जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उस रीजन को क्या बुलाते हैं? डार्कली स्टेन रीजन होता है ये, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। शाबाश। किसने 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 बोला अभी? दीपक तुमने बोला है?
वंश, सूर्यांश। सूर्यांश, वेरी गुड सूर्यांश। अरे मुझे लगा तू बेटा चला गया। गुड, वेरी गुड सूर्यांश। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, बट है ना? चलो एनीवेज, मैं कंपेयर क्यों करा रही हूँ क्योंकि रिवाइज हो जाता है। तो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकेरियोटिक बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन करी थी, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर, एक जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और दो डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसे करा था हमने, ये मैम। और एक पॉइंट पे जाके वो मूव करके ज्वाइन हो जाती है और एप्लीकेशन एंड हो जाती है, दोनों एंड में ये करेंगे हम। तो बताओ कैसी होती है ये, सेमी कंजर्वेटिव है कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। और ये कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है, सेमी कंजर्वेटिव एक पेरेंट का स्टैंड और एक उसका ओरिजिनल स्टैंड, और बाई डायरेक्शनल मतलब है यहाँ से स्टार्ट हुई और ये दोनों डायरेक्शन में जा रही है, फिर नीचे जाके नया स्टैंड फ्यूज करता है, तब डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है इसमें, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में जा रही है इसलिए बाई डायरेक्शनल, दो अलग डायरेक्शन, राइट, क्लियर। ये मैम। थक तो नहीं गए? नो मैम। नो मैम। चलो कौन सा कलर, मुश्किल सवाल है। पिंक, अरे कोई पिंक बोला फाइनली है। Oral contraceptive pills are composed of, देखो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन तो होना ही चाहिए, लेकिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आपको क्या मिल जाता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। हाँ, तो बी भी सही है, ए भी सही है। टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलता क्योंकि पिल्स हम सिर्फ फीमेल को देते हैं, तो आंसर वुड बी बी। बी। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम एक्साइटमेंट में गलत कर देते हैं क्योंकि हमें पहला ऑप्शन सही लग जाता है ना, तो पूरा पढ़ना है, तो आंसर वुड बी डी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। गुड। आइसोगेमेट्स और होमोगेमेट्स आर प्रोड्यूस इन, मुझे बताओ चैप्टर फर्स्ट जो था आपका रिप्रोडक्शन वाला, वो पढ़ा था आपने, डायग्राम देखे थे? ये मैम। अगर देखे थे तो इसका आंसर बताओ क्या था, मुकस। है लुकस, क्लेडोफोरा। आइसोगेमेट्स थे, इसके जो गेमेट्स है एक जैसे दिखते हैं और इसकी पूंछ लगी हुई है, ग्रीन कलर से बने हैं बेटा, क्लेडोफोरा है, ठीक है, देखना एक बार। ये तीनों वहां पे उधर ही, पेज नंबर बता देती हूँ, एक मिनट, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 है, मैंने जो तुम्हें बुक भेजी है उसमें भी 10 होगा, पेज नंबर 10 पे देख लेना, क्लेडोफोरा, फ्यूकोस और ह्यूमन तीनों दे रखे हैं, दिस इज अ डायग्राम बेस्ड। डायग्राम के नीचे हेडिंग से आपको आंसर दिया है, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, कोई जरूरत भी नहीं है बिलीव करने की, ऐसे थोड़ी ना तो कुछ भी बोलेगा मान जाओगे, तो मिसगाइड कर दे कोई तुम्हें, तो तुम खुद ना 2023 का पेपर उठाओ, ठीक है, उसका हार्ड कॉपी लो, प्रिंट आउट निकालो, उसका ब्लैक एंड व्हाइट निकल जाएगा फ्री में कहीं से भी, नेट पे बहुत पड़ा है, पेपर निकालो, क्वेश्चन पेपर, और बैठो, तुम्हारी 3 यूनिट हो चुकी है बायो में, 3 यूनिट कंपेयर करके देख लेना, तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से मिलेंगे, तो बाहर से पेपर आए या ना आए एनसीईआरटी से जरूर आएगा, तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है, डायग्राम इग्नोर नहीं करने है। अभी तुम्हारे इवोल्यूशन का पेपर है ना, वैसे शर्ट लगा लो, मेरे को नहीं पता पेपर में क्या है, मैं नहीं बनाती पेपर, कोई और बनाता है पेपर, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ डायग्राम पे क्वेश्चन जरूर होगा, बिकॉज बायो में आता है, राइट, तो डोंट इग्नोर डायग्राम्स, क्लियर। ये मैम। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत ढूंढना है, मैं यहाँ पे कांटा लगा देती हूँ। विद रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, वायबल मतलब कब तक वो जिंदा रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में गलत चीज बताओ। स्पर्म आर वायबल ओनली अप टू 24 आवर, 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, सही है? नहीं, M70। हाँ 72 आवर्स थे ना, कहाँ पढ़ा था हमने, नोट्स में पढ़ा था हमने, 72 आवर्स पढ़े थे। यस मैम। 48 मिले थे मुझे तो जहाँ तक याद है, चेक करियो नोट्स में, है तेरे पास अभी नोट्स बेटा? है नोट्स? नो मैम। 48 आवर्स है, रुक जा चेक करने दे, चेक कर ले तू, गलत ना हो जाए।
ओहो, रिसर्च पेपर में अलग लिखा है। पर हम नीट का चेक कर लेते हैं। 48 आवर्स है, ठीक है। 72 आवर्स पता है हमने कहाँ पढ़ा था? तुझे वो याद है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आफ्टर सेक्स 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। ये वहां से कंफ्यूज हुआ है, ठीक है। ओके, Yes, yes, ma'am. 48 आवर्स है ये। 48 आवर्स मुझे ऐसे याद है क्योंकि 2 दिन के लिए रहता है और एग 1 दिन के लिए रहता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 डेज। पर ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। अगर आप रिसर्च पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा 5 डेज तक भी कुछ रिसर्च में देखा गया है कि वो एक्टिव रहते हैं, तो हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। लेकिन अगर नीट पूछेगा तो तुमको 48 आवर्स तक ही पूछेगा, क्योंकि स्कूल में यही फॉलो हो रहा है अभी तक, ठीक है। स्कूल में डेटा अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत ढूंढनी थी, वैसे मुझे गलत मिल गई है, पर हमें और पता होनी चाहिए। दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट सही होगी तो तुम्हारे नोट्स अपडेट होंगे। तो सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। देखो नीट नेक्स्ट टाइम इससे स्टेटमेंट डाल सकता है, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम लिखो स्पर्म और उसके नीचे फीचर लिख दो, नंबर 1 मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम, ऐसे बनाओ नोट, ठीक है। क्योंकि तुम नीट से पहले स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाओगे, इज एम आर इतना कोई नहीं पढ़ पाता, सब डरे हुए होते हैं। सेकंड में बता दूंगी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड थिक मीडियम में रह सकता है। जो सीमन होता है वो थिक होता है ना, पानी की तरह नहीं होता, क्योंकि स्पर्म को थिक मीडियम चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उसको, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, बिल्कुल वायबल है स्पर्म, अगर वो मोटाइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं होता, राइट। सो आंसर वुड बी ए। और इससे हम अपने नोट्स अपडेट करेंगे। क्लियर? समझ आया? क्वेश्चन यही रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसकी स्टेटमेंट से ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है। दैट रेपिटेशन इज पॉसिबल, इसलिए हम बाकी पॉइंट जरूर कवर करते हैं, है ना। देखो अब फिनाइल क्यूटिन एरिया कौन से पेज नंबर पे है, फटाफट ढूंढ के बताओ। टेस्ट एनालिसिस यही है, एनसीईआरटी में कहाँ से आ रहा है तुमको वही ढूंढना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ लो। कहाँ है ये पेज नंबर? 91। 75. किसी का 75 है, किसका 91 है, देख लेती हूँ मैं। मेरा भी 90, मेरा 90 है। किसी का 75 है, किसी का 91 है, मेरा 90। तो फिनाइल कीटोन एरिया की फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ Autosomal recessive trait. हाँ, मेटाबॉलिज्म में एरर हो जाता है और इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। स्टेटमेंट सही है, लेकिन मैं अगली स्टेटमेंट पढ़ूंगी। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू अमीनो एसिड टायरोसिन। ये भी तो होता है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, टायरोसिन नहीं बनता, इस वजह से आगे रिएक्शन नहीं हो पाते। तो दिस इज आल्सो सही। सी ऑप्शन इज ए और बी बोथ सही, तो आंसर क्या होगा? सी। राइट, ये इट इज नॉट सेक्स लिंक, तो ये गलत हो गया, उसको स्टार बना लो, क्वेश्चन है उससे। डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस। तो जो डीएनए है मैं उसको खोल के रखी हूँ, क्या इसकी मदद से मैं आरएनए बनाती हूँ? क्या Yes, इसकी मदद से मैं न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए भी बनाती हूँ? Yes, ma'am. ए और बी दोनों सही, तो आंसर वुड बी Yes, ma'am. सी। सी, राइट। गुड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन 11th जुलाई, इसको तो तुम्हें याद ही करना है, लिख लो कहीं। अब हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कैसी डिजीज होती है? एसटीडी और नॉट? STDs. These are एसटीडी। एसटीडी डिजीज को हम एक और नाम से जानते हैं, वेनेरल डिजीज, ठीक है, लिख लो वहां। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़ोगे, एड्स और हेपेटाइटिस के बारे में लिखा है। तो अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जाती होगी, Yes, ma'am. बच्चे से माँ को भी जाती होगी, एड्स भी तो Yes, जाता है, ma'am. हम दवाई से रोकते हैं, सेक्सुअली तो जाती होगी, आंसर वुड बी All. या आंसर वुड बी डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, पहले ये दोनों को, अच्छा भी टाइम है तुम्हारे में, ठीक है। Which of the following characteristic of a flower would attract hummingbird for pollination but not bees? ऐसा फूल का फीचर बताओ कि उस फूल को देख के हमिंग बर्ड आए लेकिन मधुमक्खी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मधुमक्खी और हमिंग बर्ड कैसे समझोगी? ये देखा जाए तो तुमने एग्जाम्पल पढ़ा नहीं है, पर देखो ये हमिंग बर्ड है, इसकी स्नाउट दिख रही है आपको कितनी बड़ी है? Yes, ma'am. अब ये जब नेक्टर पी रही है, क्या ये बर्ड फूल के ऊपर बैठी है? No, ma'am. बैठ ही नहीं सकती, बहुत बड़ी है ना। और जर्नली आप देखोगे तो रेड और पिंक कलर के फ्लावर को प्रेफर करती है वैसे, ठीक है। ये होगी हमारी हमिंग बर्ड। मैं एक बार बी दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन देख के करने वाले हो, तो ये तो तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी।
पहले तो गूगल खोलूं, इसमें आधी चीजें आती नहीं है। और बी पॉलिनेटिंग, नहीं हाँ पॉलिनेशन, आई होप इसमें पिक्चर आ गई। देखो हमारी प्यारी मधुमक्खी है, मधुमक्खी बैठी है, देखो कैसे लिबड़ गई है बेचारी पॉलन ग्रेन से, बैठी है फूल के ऊपर, Yes, ma'am. पॉलिनेशन के लिए फूल पे बैठती है ना। इसकी स्नाउट देखो कंपैरेटिवली छोटू है, Yes, तो ma'am. नेक्टर को थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा ना, नहीं तो Yes, कैसे ma'am. पिएगी उसका रस, है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको। Yes, ma'am. अब हमिंग बर्ड बी से ज्यादा बड़ी है साइज में, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो उसको खाना भी ज्यादा चाहिए Yeah, ma'am. है। इस बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन वाहियात है, लेकिन आया है तो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह वाहियात क्वेश्चन कभी ना कभी तो आते ही हैं। तो देखो फूल दोनों को फ्रेग्रेंट चाहिए, जो खुशबूदार फूल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो वन स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। ग्रेट अमाउंट ऑफ नेक्टर चाहिए, बहुत सारा नेक्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखो वुड अट्रैक्ट हमिंग बर्ड फॉर पॉलिनेशन बट नॉट बीज। देखो अगर फ्रेग्रेंट फ्लावर होगा तो हमिंग बर्ड भी आएगा और बी भी आएगा, तो इसलिए हम पहला ऑप्शन हटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत खुशबूदार होगा तो बी भी आ जाएगी ना, बी नहीं चाहिए हमें, तो हमने पहला हटा दिया। हमिंग बर्ड लेकिन ग्रेट अमाउंट ऑफ नेक्टर की तरफ जाएगी, तो जिन फूलों में ज्यादा नेक्टर है उन्हीं को खाती होगी, ठीक है। दूसरा, इसको क्या पेटल चाहिए बैठने के लिए, No, ma'am. राइट, तो इसको किसी पेटल की जरूरत नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ अ फ्लावर वुड अट्रैक्ट हमिंग बर्ड फॉर पॉलिनेशन, इसको इसकी जरूरत नहीं है, पेटल फॉर्मिंग एंड लीफ फॉर रेस्टिंग, फिफ्थ की जरूरत नहीं है, तो यानी कि फिफ्थ की जरूरत नहीं है और सेकंड की जरूरत है, राइट। तो सेकंड होना चाहिए, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिफ्थ नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन ए, कट गया। ये समझ आया कैसे किया मैंने, Yes, ma'am. है ना। नाउ डीप सीटेड नेक्टर होना चाहिए, देखो बी अंदर तक नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि उसकी जो छोटू सी है, तो डीप सीटेड नेक्टर होगा तो सिर्फ हमिंग बर्ड खा पाएगी, तो फोर्थ सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेकंड सही है, वन तो नहीं होगा, फिर फोर्थ तो दिया नहीं इसने, यहाँ पे फोर्थ सही है, सही है। यहाँ पर फोर्थ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेकंड नहीं है, राइट। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, C. निकला कैसे निकला आंसर, समझ आया। Yes, ma'am. कुछ क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत लग जाती है, तो ये इसलिए मुझे क्वेश्चन पसंद नहीं आया, बट हाँ सोचना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो। अब आया सिनगैमी। सिनगैमी इज फ्यूजन ऑफ व्हाट, Gametes. Gametes. आप सिनगैमी पढ़ते कहाँ हो, रिप्रोडक्शन में ना, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ओनली, है ना। तो सिनगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, आंसर वुड बी सी। तो जो गैमेटिक न्यूक्लियस क्यों नहीं कहा, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूं तो सिनगैमी इज अ वर्ड विच यू यूज इन प्लांट्स एंड फर्टिलाइजेशन इज अ वर्ड यू यूज इन एनिमल सेल। बहुत स्पेसिफिकली बोलूं तो जब किसी भी गैमीट के, जैसे ये एग है और ये स्पर्म है, तो जब इनके कौन फ्यूज कर जाते हैं, न्यूक्लियस, ये एग का न्यूक्लियस है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में सिनगैमी इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, स्पेसिफिकली न्यूक्लियस नहीं होगा, समझ आया। Yes, ma'am. नो, अब जो मेज होता है ना, मेज का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ बुक्स कहती है मेज इज अ फ्रूट, इसको फ्रूट की तरह ट्रीट करती है, कुछ कहती है कि मेज सीड है, दोनों की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट टेक्स्ट मुझे कहीं नहीं मिला कि इसको फ्रूट कह रहे हैं सीड कह रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मिला है। बट एक चीज क्लियर है कि अगर मेज में एक सीड है तो एक ही फ्रूट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अगर 200 सीड्स है एक मेज में, तो उसमें कितने फ्रूट्स होंगे, 200. 200. आंसर इज 200. ना। सिनर्जीज आर द सेल्स जो आप पढ़ते हो, ये कौन से डायग्राम है, पेज नंबर बताओ, जहाँ पे वो डायग्राम बना है पूरा एम्ब्रोसेट का, 26. 26 10. 10 बेटा मेरे पास पुरानी है, तो तुम्हारे में फर्स्ट चैप्टर है ना, इसलिए 10, मेरे में 26 है, ठीक है। 10 लगा लो, चलो ये देखते हैं। सिनर्जीज आर कैसे है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, Haploid. वहां पे मैंने लिखवाया है ना सारे सेल्स के आगे उनकी प्लॉइडी, Yes, ma'am. उसको स्टार बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कट एंड टाइम ड्यूरिंग वेसेक्टोमी, अरे वेसेक्टोमी में किसको काटा जाता है, Vas deferens. Difference.
वासा डिफरेंस है ना, तो बाहर निकला हुआ होता है, करेक्ट, वासा डिफरेंस, आंसर इज सी। नाउ ये विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोफेज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रूव क्या किया था? DNA जेनेटिक मटेरियल, हाँ। तो ये डायग्राम बताओ कहाँ पर है इनके एक्सपेरिमेंट का, पेज नंबर 86. स्टार लगा लो उस पे, इम्पोर्टेंट है ये। पेज नंबर 86 है, मेरे में 86 नहीं है। 101 101 है, मेरे 101 है, मेरे में 102 है। बहुत बढ़िया, 3 तरीके की बुक रेफर कर रहे हैं हम सब। 86, 101, 102। देखो पहला स्टेप क्या लिखा है वहां पे, Infection. दूसरा Blending. ब्लेंडिंग, आंसर वुड बी सी, और तीसरा सेंट्रिफिकेशन। तो ये स्टेप्स को अंडरलाइन कर लो। देखो सीधा डायग्राम पे क्वेश्चन आया, उसने तुमसे कुछ नहीं पूछा, कितना इंपॉर्टेंट है ना। और ये आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा रेडियो एक्टिव क्या है। एक तो हमने सल्फर डाला था और एक फॉस्फोरस डाला था, फॉस्फोरस से हमें पता चलता है कि डीएनए है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर लिया टिक। नाउ इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर थ्रू, तो जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब आप फर्स्ट चैप्टर खोलते हो ना, ये भी डायग्राम से आया क्वेश्चन, मैं शो यू पेज नंबर बता देती हूँ। एनसीईआरटी बिना आया मत करो, वैसे तो मैंने नोट्स में भी लिखा है, पर मैं तुम्हें डायग्राम दिखाना चाहती हूँ व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। है पेज नंबर 7 पे है ये। तो बताओ क्या आंसर है इसका, राइज राइजोम्स। हाँ, बुलबिल्स किसमें पढ़ते हो आप? Again. अगेव, स्पेसिफिकली उसका एग्जांपल अगेव था। रनर Grasses. और ऑफसेट्स Water. और वाटर लिली नहीं था, है राइट, क्लियर। चलो इतना ही हो पाए, काफी हो गए, चलो। सो ओके, फिर कल कंटिन्यू करेंगे वही।